हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सबका मेरे चैनल शम्मी पाठशाला में स्वागत है। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडक्टर के ऊपर। तो इंडक्टर क्या होते हैं? दो लॉज हैं जो हमें याद रखने हैं। एक कि जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी होगी वहाँ पे मैग्नेटाइजेशन होगा, जहाँ पे मैग्नेटाइजेशन होगा वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी होगी। तो इंडक्टर क्या होते हैं? हम जब किसी कोर के ऊपर वायर की वाइंडिंग कर देते हैं इन द शेप ऑफ कॉइल तो वो इंडक्टर हो जाता है। तो जब भी हम करंट को फ्लो करवाते हैं उस कंडक्टर के अंदर तो मैग्नेटिक फील्ड्स जो है उस वाइंडिंग के ऊपर डेवलप हो जाती हैं। अक्रॉस दैट वाइंडिंग हमारी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाती है। वो मैग्नेटिक फील्ड क्या करती है? अपने अंदर एनर्जी को स्टोर करके रखती है। तो वो ही काम करता है हमारा इंडक्टर। तो इंडक्टर क्या होता है? एन इंडक्टर ऑल्सो कॉल्ड अ कॉइल, चोक और रिएक्टर। अगर आपको कहीं वर्ड कॉइल, चोक और रिएक्टर सुनने को मिले तो आप समझ लेना कि हम इंडक्टर की ही बात कर रहे हैं। तो an inductor, also called a coil, choke or reactor, is a passive two-terminal electrical component that stores energy in a magnetic field when electric current flows through it. जैसा कि मैंने आपको नीचे डायग्राम में दिखा रखा है, एक कोर है जिसके ऊपर हमने वायर की वाइंडिंग कर दी है जिसको हम कहते हैं कॉइल्ड वायर, कॉइल्ड अराउंड कोर। तो इसके अंदर जब हम करंट फ्लो करवाएंगे तो हमारा वाइंडिंग के अक्रॉस मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा जो कि अपने अंदर एनर्जी को स्टोर करके रखता है। हमने देखा कि इंडक्टर क्या काम करता है। इंडक्टर अपने अंदर एनर्जी को स्टोर करके रखता है इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इंडक्टर की एक क्वालिटी और भी है, ये अपने अंदर चेंज इन करंट को अपोज करता है। ये नहीं चाहेगा कि इसके अंदर जो करंट फ्लो कर रही है वो कम हो या ज्यादा हो। रजिस्टर में क्या था? रजिस्टर जो है अपने अंदर फ्लो ऑफ करंट को ही अपोज करता है, मतलब अपने अंदर जो फ्लो ऑफ करंट हो रहा है उसको रेजिस्ट करने की कोशिश करता है, उसे रोकने की कोशिश करता है। भाई जो हमारा इंडक्टर है वो क्या करता है? वो अगर करंट में चेंज हो रहा है वो उस चीज को अपोज करेगा, वो करंट को अपोज नहीं करेगा, वो उसमें हो रहे चेंज को अपोज करेगा। तो देखिए मैंने जो नीचे डायग्राम दिखा रखा है उसमें मैंने एक इंडक्टर लिया हुआ है जिसमें कोर है। कोर के ऊपर मैंने वाइंडिंग की हुई है वायर की इन द शेप ऑफ कॉइल। जो कंडक्टर की लेंथ है वो एल है और जो उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है कंडक्टर का वो कैपिटल ए है। नाउ नंबर ऑफ टर्न्स क्या होते हैं? जो कोर के ऊपर मैंने वाइंडिंग की है वो कितनी है? एक वाइंडिंग है, दो वाइंडिंग है, तीन वाइंडिंग है। जितनी वाइंडिंग्स होंगी उतना हमारा नंबर ऑफ टर्न्स होगा। तो इसमें मैंने नंबर ऑफ टर्न्स लिया है कैपिटल एन। तो सपोज कि मैंने इस कंडक्टर के अक्रॉस एसी वोल्टेज लगा दिया, तो जब एसी वोल्टेज दिया तो उसके कंडक्टर के अक्रॉस जो करंट फ्लो करेगा वो भी एसी करंट होगा। एसी करंट मीन्स ऑल्टरनेटिव करंट जो टाइम के साथ चेंज हो रही है। तो जब भी देयर इज अ चेंज इन करंट, जब भी करंट में चेंज होगा तो जो अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड बन रही है वो भी चेंज होगी। तो फैराडेज लॉ ऑफ इंडक्शन क्या कहता है? व्हेनेवर देयर इज अ चेंज इन अ करंट देयर इज अ चेंज इन अ मैग्नेटिक फील्ड। और जब चेंज इन अ मैग्नेटिक फील्ड होगा तो वहां पे हमारा इलेक्ट्रिक मोटिव फोर्स ईएमएफ जो है वो इंड्यूस हो जाता है। तो फैराडेज लॉस ऑफ इंडक्शन के थ्रू हमें ये पता चला कि जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा ड्यू टू चेंज इन अ करंट तो वहां पे हमारा ईएमएफ वोल्टेज जो है वो इंड्यूस हो जाता है। अब लैंजिस लॉ क्या कहता है? लैंजिस लॉ ये कहता है कि जो ईएमएफ इंड्यूस हुई है वो जो है उसका जो नेचर है वो अपोजिट होगा उस करंट के जिसके कारण वो आया है। मीन्स सपोज कि अगर सर्किट में जो है कंडक्टर में करंट की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, मतलब करंट कैसे हमारा फ्लो करता है प्लस टू माइनस, और अगर करंट की वैल्यू हमारी इंक्रीज हो रही है तो ईएमएफ जो इंड्यूस हुई है उसकी जो डायरेक्शन होगी वो उसके अपोजिट में होगी ताकि वो उस चेंज को रोक पाए, मतलब वो जो करंट इंक्रीज हुई है उसको वो रोक पाए। तो ईएमएफ की जो डायरेक्शन होगी वो उसको अपोज करने के लिए होगी। अगर हम इसका उल्टा देखें, अगर किसी कंडक्टर में हमारी करंट की वैल्यू जो है वो कम हो रही है तो कम हो रही है तो जो ईएमएफ इंड्यूस हुई है वो उस डायरेक्शन में होगी कि वो उस चेंज को, मतलब वो जो डिक्रीज हो रहा है उस चीज को वो अपोज कर पाए, वो डिक्रीज ना हो। तो हमारा लैंजिस लॉ यही कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू लैंजिस लॉ द इंड्यूस्ड वोल्टेज हैज अ पोलैरिटी or direction which opposes the change in current that created it. As a result, inductors oppose any changes in current through them. लेते हैं एक और एग्जांपल। यहाँ पे मैंने एक एसी बोर्ड के साथ सीरीज में एक इंडक्टर और एक बल्ब इन द बल्ब को लगा रखा है। बल्ब के अंदर रजिस्टर है। तो जब हम स्विच को ऑन करेंगे, मतलब जब हम सर्किट को ऑन करेंगे तो एसी करंट जो है वो फ्लो करना स्टार्ट कर देगा। तो जब एसी करंट जो है हमारा इंडक्टर के अंदर जाएगा तो कॉइल के अंदर जो है मैग्नेटिक फील्ड बननी जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। मैग्नेटिक फील्ड बनेगी तो वो अपने अंदर एनर्जी को स्टोर करके रखेगा। तो इस केस में हमारा जो है बल्ब जो है वो ग्लो करेगा, क्योंकि जो हमारा एसी करंट है वो सीरीज में, क्योंकि रजिस्टर भी है कनेक्टेड है बल्ब, तो वो उसके अंदर भी जाएगा तो हमारा जो लाइट है वो हमारा
ग्लो कर रहा होगा। मगर जब हम सीरीज को डिस्कनेक्ट कर देंगे, मतलब जब हम कनेक्शन को डिस्कनेक्ट कर देंगे, उस टाइम पे क्या एकदम सडनली ही हमारा जो बल्ब है वो बंद हो जाएगा? नहीं। क्यों? क्योंकि जो हमारा इंडक्टर है, जब हमारा एसी करंट उसके अंदर गया तो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से उसने अपने अंदर एनर्जी को स्टोर कर लिया। उसने एनर्जी को जब स्टोर किया तो जैसे ही हमने पावर को डिस्कनेक्ट किया, उसने अपनी एनर्जी रिलीज करनी स्टार्ट कर दी, और जिसकी वजह से हमारा जो बल्ब है वो ग्लो कर रहा था। और ये बल्ब कब तक ग्लो करेगा? जब तक उसके अंदर जो एनर्जी है वो पूरी की पूरी रिलीज ना हो जाए। जब उसकी एनर्जी पूरी रिलीज हो जाएगी, हमारा बल्ब जो है वो लाइट करना बंद कर देगा। तो वही मैंने ऊपर मेंशन किया है, when current first start flowing in the coil wants to build up a magnetic field. While the field is building, the coil inhibits the flow of current. Once the field is built, current can flow normally through the wire. When the switch gets opened, the magnetic field around the coil keeps current flowing in the coil until the field collapses. This current keeps the bulb light for a period of time even though the switch is open. In other words, an inductor can store energy in its magnetic field, and an inductor tends to resist any change in the amount of current flowing through it. So आपने देखा कि इंडक्टर ने दोनों ही काम किया, इसने अपने अंदर एनर्जी को स्टोर भी किया, और दूसरा जब इसने देखा कि हमने पावर डिस्कनेक्ट कर दिया, इसको लगा कि करंट जो है हमारा कम हो रहा है, सर्किट में चेंज हो रहा है करंट, तो उसने अपनी एनर्जी को रिलीज करनी स्टार्ट कर दी ताकि वो उस करंट को कंपनसेट कर पाए, पूरा कर पाए। पर जितनी एनर्जी उसने स्टोर की तभी तक हमारा जो बल्ब है वो हमारा लाइट कर रहा था। जैसे ही उसकी एनर्जी खत्म हो गई, हमारा बल्ब जो है वो बंद हो गया। सो फ्रेंड्स, रिएक्टेंस क्या होता है? द प्रॉपर्टी ऑफ एन इंडक्टर टू अपोज द चेंज इन करंट इज कॉल्ड द रिएक्टेंस ऑफ द इंडक्टर। ये रिएक्टेंस और इंडक्टेंस, जो हमारे इंडक्टेंस है कैपिटल एल, ये एक दूसरे के साथ रिलेटेड है बाय द फॉर्मूला एक्सएल इक्वल टू ओमेगा इंटू एल। एक्सएल जो है वो रिएक्टेंस है, एल जो है हमारा इंडक्टेंस है। नाउ ओमेगा आपको पता है, ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई एफ। एफ जो है हमारा फ्रिक्वेंसी इन हर्ट्स होता है। तो एक्सएल इक्वल टू ओमेगा की जगह हम क्या रिप्लेस कर देंगे? 2 पाई एफ इंटू एल। तो आपने देखा कि जो हमारी एनर्जी है, जो हमारी एनर्जी स्टोर है इंडक्टर के अंदर, वो हमारा एल इंडक्टेंस से कैसे रिलेटेड है? बाय द फॉर्मूला एनर्जी इक्वल्स टू हाफ एल आई स्क्वायर। और जो हमारी इंड्यूस्ड ईएमएफ है, जो इंडक्टर के अंदर हमारी ईएमएफ इंड्यूस हुई है, वो हमारा इंडक्टेंस के साथ कैसे रिलेट है? बाय द फॉर्मूला इंड्यूस्ड ईएमएफ इक्वल टू एल डी आई बाय डी टी। तो पहली इक्वेशन को हमने दे दिया नंबर 1, एंड दूसरी इक्वेशन जो इंड्यूस्ड ईएमएफ वाली है उसको हमने रिप्रेजेंट कर दिया इक्वेशन नंबर 2 के साथ। तो दोनों ही इक्वेशन को अगर हम देखें तो हमारी एनर्जी और इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है वो दोनों ही डिपेंड करते हैं हमारा इंडक्टेंस एल के ऊपर। मगर आपको पता है कि ये जो इंडक्टेंस एल है वो खुद किस पर डिपेंड है? वो डिपेंड है नंबर ऑफ टर्न्स जो हमने वायरिंग, जो हमने कंडक्टर के ऊपर वायर की हुई थी, वायर को वाइंड किया हुआ था इन द शेप ऑफ कॉइल। तो जितने नंबर ऑफ टर्न्स होंगे, सपोज कि 1 टर्न है, 2 टर्न है, जितने टर्न्स होंगे, जितने ज़्यादा टर्न्स होंगे उतना ज़्यादा हमारा इंडक्टेंस होगा। तो एल जो है वो हमारा डिपेंड करता है नंबर ऑफ टर्न्स पे। दूसरा किस चीज़ पे हमारा एल जो है वो डिपेंड करता है इंडक्टेंस? वो हमारा डिपेंड करेगा जो हमने कोर मटेरियल लिया है, जो हमने जिस कोर के ऊपर हमने वाइंडिंग की थी वायर की इन द शेप ऑफ कॉइल, वो उस कोर के मटेरियल पे डिपेंड करता है। अब जो कोर के मटेरियल होते हैं वो वैराइटीज होते हैं, जैसे कि आयरन कोर हो गया और फेराइट कोर हो गया। आयरन कोर मतलब जैसे आपको नाम से देखने में लग रहा है, जो कोर है उसका मटेरियल है आयरन। फेराइट जो होते हैं वो हमारे फेरोमैग्नेटिक के मटेरियल होते हैं जिसकी इंडक्शंस वैल्यू बहुत हाई होती है। अगर हमने आयरन कोर और फेराइट कोर पे दोनों पे सेम नंबर ऑफ टर्न्स लिया है तो वहाँ पे उस केस में जो इंडक्टेंस एल जो होगा हमारा फेराइट कोर के केस में, वो हमारा आयरन कोर के केस इंडक्टेंस से बहुत ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि फेराइट कोर का जो मटेरियल होता है वो बहुत फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होता है और वो बहुत अच्छा होता है, जिसमें हमारे इंडक्टेंस की वैल्यू बहुत हाई होती है। फॉर द सेम नंबर ऑफ टर्न्स द वैल्यू ऑफ इंडक्टेंस एल इज वेरी हाई इन केस ऑफ फेराइट कोर। और एक होता है हमारा आयरन कोर, मतलब वो कोर जहाँ पे हमारा सिर्फ एयर ही होगा, आयरन फेराइट नहीं होगा, वहाँ पे एयर कोर होगा, तो उसको हम कहेंगे एयर कोर। सो स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे रिलेशन बिटवीन वोल्टेज एंड करंट इन रजिस्टर एंड इंडक्टर। अगर कोई सर्किट है जहाँ पे हमारे पास रजिस्टर और इंडक्टर दोनों हैं, तो वहाँ पे वोल्टेज और करंट के बीच में क्या रिलेशन होगा वो हम देखते हैं। तो पहला जो डायग्राम है उसमें मैंने आपको सिंपल रिप्रेजेंटेशन दिखा रखा है रजिस्टर का। तो 2 टर्मिनल है ए और बी रजिस्टर का, रजिस्टर के 2 टर्मिनल है ए और बी। उस रजिस्टर के अंदर जो करंट फ्लो कर रही है वो आई आर,
और उसके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप है, रजिस्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप है वो है हमारा VR। दूसरा सिंबल रिप्रेजेंटेशन है वो है इंडक्टर का। इंडक्टर के भी दो टर्मिनल्स लेंगे हमने, A और B। इंडक्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप हुई है वो हमारी हुई है VL, और इसके अक्रॉस जो करंट फ्लो कर रही है वो है IL। करंट इन इंडक्टर इज योर IL। तो हम एक सर्किट डायग्राम बनाएंगे जहाँ पे R और L हमने दोनों लिया हुआ है। तो दोनों R और L के अक्रॉस हमने AC वोल्टेज सोर्स लगा दिया, जिसके अक्रॉस वोल्टेज है कैपिटल V। तो जब हमने AC वोल्टेज सोर्स लगाया दोनों के अक्रॉस, तो हमारे सर्किट के अंदर जो करंट फ्लो करेगा वो कैपिटल I फ्लो कर रहा होगा, ऑल्टरनेटिंग करंट। तो इन रजिस्टर्स की बात करें, जैसा कि मैंने आपको बताया, रजिस्टर के अंदर जो डायरेक्शन करंट की होती है वही डायरेक्शन हमारी वोल्टेज की होती है। तो देखिए मैंने करंट के डायरेक्शन IR ली है, IR ली हुई है रजिस्टर के केस में, उसी डायरेक्शन में मैंने VR भी दिखाया हुआ है, मतलब IR और VR दोनों की डायरेक्शन सेम है। अगर हम इंडक्टर की बात करें तो इंडक्टर के केस में क्या होता है, करंट की जो डायरेक्शन होती है IL वो वोल्टेज की डायरेक्शन से 90 डिग्री लैग होती है, मतलब जो करंट होता है वो वोल्टेज से पीछे होता है। और हम ये भी कह सकते हैं कि जो वोल्टेज होगा अक्रॉस द इंडक्टर वो 90 डिग्री जो है वो लीड कर रहा होता है करंट से जो उसके अंदर फ्लो कर रही होती है। तो फेजर डायग्राम जब हम देखेंगे तो हमने दो एक्सिस ले लिया, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। नेक्स्ट पेज पे जब आप देखेंगे राइट हैंड साइड पे नेक्स्ट पेज पे, तो हमने दो एक्सिस ले लिया, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पे हमने ले लिया करंट और वाई एक्सिस पे ले लिया हमने वोल्टेज। करंट तो ऑल्टरनेटिंग करंट है, वो दोनों ही सर्किट में R में और L में सेम फ्लो करेगा, कैपिटल I जिसको हमने डिनोट किया है कैपिटल I से। इनके अक्रॉस जो चेंज हो रही है वो क्या चेंज हो रही है, वोल्टेज। रजिस्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज होगी वो होगी VR, और वाई एक्सिस पे क्योंकि 90 डिग्री लीड करता है वोल्टेज इन केस ऑफ इंडक्टर, इंडक्टर में जो हमारा वोल्टेज है वो करंट से 90 डिग्री लीड करता है, इसलिए वाई एक्सिस पे मैंने वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर ले लिया। अब VL और VR इन दोनों का जो रिजल्टेंट वोल्टेज होगा वो भी तो रिजल्टेंट वोल्टेज होगा, जिसको हमने डिनोट कर लिया है बाय द लाइन OA। जो OA है वो हमारा होगा रिजल्टेंट वोल्टेज इन दोनों का। अब बाय पाइथागोरस थ्योरम H का स्क्वायर इक्वल टू B का स्क्वायर प्लस P का स्क्वायर। H क्या होता है हमारा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर विल बी इक्वल टू यार बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो अब हमें क्या पता लगाना है, हाइपोटेन्यूज। ये जो हमारा राइट ट्रायंगल बन गया ना, राइट ट्रायंगल आप देखोगे OAB, ये हमारा क्या बन गया, राइट हैंड ट्रायंगल। तो ये जो राइट ट्रायंगल है इसमें OB की वैल्यू जो क्या है, जो हमारा बेस है वो क्या होगा हमारा VR, जो वोल्टेज है अक्रॉस रजिस्टर। OA क्या होगा, हमारा जो रिजल्टेंट वोल्टेज है उसको हमने किससे लिया था, कैपिटल V के साथ। अब मैंने क्या किया, A को हमने ज्वाइन कर दिया है नीचे एक्स एक्सिस पे और उस पॉइंट का नाम दे दिया है B। तो हमारी AB की वैल्यू क्या होगी, हमारी AB की वैल्यू वही होगी जो हमारी वोल्टेज अक्रॉस V इंडक्टर है VL। देखिए जितना VL का मैग्नीट्यूड होगा उतना ही मैग्नीट्यूड हमारा वोल्टेज का होगा AB का। तो AB को हम कैसे, AB का जो मैग्नीट्यूड हो गया उसके वो क्या होगा हमारा VL। तो अगर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएं तो वो हमारा क्या कहता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू B का स्क्वायर प्लस P का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज में क्या है हमारा कैपिटल V रिजल्टेंट वोल्टेज, तो V का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस क्या है हमारा OB VR, तो VA का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर क्या हो गया उस राइट ट्रायंगल में, परपेंडिकुलर क्या हो गया हमारा VL, तो VL का स्क्वायर। तो हमारा फॉर्मूला क्या बन गया, अब आपको पता है ओम्स लॉ क्या होता है, वोल्टेज इक्वल्स टू I इंटू आर। तो V स्क्वायर की जगह हमने लिख दिया I इंटू जेड, जेड जो है ये इम्पीडेंस हो गया ऑफ द सर्किट, तो I इंटू जेड का स्क्वायर इक्वल्स टू VR, मतलब वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर जो हो गया वो क्या हो गया I इंटू आर। करंट कितना है वोल्टेज रजिस्टर में, I इंटू रेजिस्टेंस का जो वो है रजिस्टर का जो रेजिस्टेंस है वो है R, तो I इंटू आर का स्क्वायर प्लस, अब बात करेंगे VL, तो VL की जगह क्या होगा, करंट तो हमारा IL है, I है, तो I इंटू इसमें जो रेजिस्टेंस होगा इंडक्टर के केस में वो क्या है हमारा XL, तो I इंटू XL का स्क्वायर। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे
तो लेफ्ट हैंड साइड पे आई स्क्वायर जेड स्क्वायर इक्वल्स टू, दोनों में से आई स्क्वायर कॉमन ले लिया, उसको हमने बाहर ले लिया ब्रैकेट में, आर स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर, आई स्क्वायर दोनों साइड से कट गया, तो जेड स्क्वायर इक्वल्स टू क्या बच गया हमारे पास, आर का स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर। तो जेड क्या हो गया, इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर। तो इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट क्या हो गया हमारा, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर का अंडर रूट। सो अगर आपको पावर फैक्टर निकालना हो, पावर फैक्टर क्या होता है, कॉस थीटा, जिसको हम डिनोट करते हैं कॉस थीटा से। तो कॉस थीटा की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, बी बाय एच, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो जो बेस होता है उस बेस पे, बेस मतलब क्या था हमारा, एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पे हमारी वोल्टेज क्या थी, वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर वी आर, और जो हमारा हाइपोटेन्यूज था वो था हमारा रिजल्टेंट वोल्टेज, जिसको हमने कैपिटल वी से डिनोट किया था। ओम्स लॉ का फॉर्मूला अगर इसमें अप्लाई करेंगे तो वी आर की जगह क्या आ जाएगा, आई इंटू रजिस्टेंस आर डिवाइड बाय कैपिटल वी का जो करंट था उसमें आई इंटू इम्पिडेंस कितना था जेड, ऊपर नीचे आई को कट जाएगा, तो हमारा कॉस थीटा कितना आ जाएगा, इक्वल्स टू आर बाय जेड। सो अगर आपसे पूछे पावर फैक्टर क्या हुआ तो आप बताएंगे पावर फैक्टर विल बी इक्वल्स टू आर बाय जेड। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे ये जो वीडियो है ये हमारी खत्म हुई। मैंने आपको बताया कि इंडक्टर क्या होता है, फिर मैंने आपको बताया कि अगर किसी सर्किट में आर और एल दोनों हों तो उसके वहाँ पे वी और आई के बीच में जो रिलेशनशिप होगा वो क्या होगा, मैंने आपको वो बताया। फिर मैंने आपको बताया कि फेजर डायग्राम के थ्रू इम्पीडेंस हम कैसे निकालेंगे और पावर फैक्टर कैसे निकालेंगे। तो अगर ये आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना ताकि मुझे मोटिवेशन मिल पाए। तो चलिए मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।